students, today we are going to discuss further more about our chapter which is going on that from trade to territory. This is the last presentation of your chapter. Okay, तो ध्यान दीजिएगा. जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे हमारे चैप्टर के बारे में फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर, जहाँ पे हमने ये जाना था कि कैसे ट्रेडिंग एक एंशिएंट टाइम पीरियड से मॉडर्न टाइम पीरियड में चेंज हो गई थी ड्यू टू ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ट्रेडिंग अपने हिसाब से कंट्रोल जरूर की, लेकिन ट्रेडिंग के अंदर मॉडर्नाइजेशन लाने भी वाले भी वही थे. मॉडर्नाइजेशन उन्होंने ही ला कर दिया था. यहाँ पर ट्रेडिंग के तरीके बदल दिए थे. जहाँ पे इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग बढ़ गई थी उन्हीं की वजह से. तो एक तरीके से हम ओवरऑल हर तरीके से उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते. तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट स्लाइड के अंदर द डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैस्प. द लॉर्ड डेलहाउस हु वाज द गवर्नर जनरल, जो कि लॉर्ड डेलहाउस है जो 1848 से लेकर 1856 तक इंडिया के गवर्नर जनरल रहे थे, डिवाइड द पॉलिसी लेटर नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ लैस्प. उन्होंने एक पॉलिसी बनाई जिसको उन्होंने नाम दिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैस्प. और उस डॉक्ट्रिन ऑफ लैस्प पॉलिसी के अंदर क्या था कि अगर कोई भी इंडियन रूलर और किंगडम का जो रूलर है वो मर जाता है और अगर उसका कोई मेल हेयर या फिर कोई मेल सन नहीं है तो उसकी किंगडम ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स की किंगडम के साथ मर्ज हो जाएगी. और अगर उसका कोई मेल हेयर है तो वो भी ब्रिटिशर्स ही डिसाइड करेंगे कि वो वहाँ का रूलर बन सकता है या नहीं बन सकता. तो वही था इस पॉलिसी के अंदर. ओके, साइनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैस्प, ये वो ट्रीटी है जहाँ पर ये साइन की जा रही थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैस्प. इसके अंदर ये था कि अगर आपका कोई मेल हेयर नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो किंगडम ब्रिटिशर्स किंगडम के साथ मर्ज हो चुकी है. द किंगडम्स एनेक्स्ड बाय डॉक्ट्रिन, इस पॉलिसी के ड्यूरिंग कौन सी किंगडम एनेक्स की गई थी, जैसे कि सातारा जो कि 1848 के अंदर, संबलपुर जो कि 1856 के अंदर, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 एंड झांसी लास्ट 1854 के अंदर. और ये हैं लॉर्ड डेलहाउस जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई थी एक्चुअल में. फाइनली इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर द अवध. उसके बाद 1856 के अंदर उन्होंने अवध को भी ये कहकर कैप्चर कर लिया और एनेक्स कर लिया कि वहाँ के जो मुगल रूलर हैं वो लोगों के साथ सही नहीं कर रहे हैं, उनको मैनेजमेंट संभालना नहीं आता है, वो गवर्नमेंट ठीक से नहीं चला पा रहे हैं. तो उनके बेसिस पर मिसबिहेव और मिस गवर्नमेंट के बेसिस पर उन्होंने अवध को भी 1856 के अंदर एनेक्स कर लिया और वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश किंगडम के साथ मर्ज हो गया. In it enlarged the humiliation which in way the Nawab was disposed, the people of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857. तो 1857 में जो कि प्रोटेस्ट हुआ था, रिवॉल्ट हुआ था, उसमें अवध के लोगों ने भी काफ़ी बढ़ चढ़कर पार्ट लिया था. जैसे मैंने आपको बताया था 1857 में वो पहला रिवॉल्ट था जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पीपल्स थे जैसे कि मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, और उसी रिवॉल्ट के अंदर अवध के भी काफ़ी सारे लोगों ने पार्ट लिया था गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट. ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज, तो आप इस मैप में ऑब्जर्व कीजिएगा कि स्टार्टिंग में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या ब्रिटिश एम्पायर था वो ये वाइट कलर से दिखाया गया है, जो कि सिर्फ इतने एरिया में था जो बंगाल और बनारस तक था. फिर यहाँ पर मद्रास के अंदर और थोड़ा सा यहाँ पर. ओके, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनकी टेरिटरी यहाँ से दिल्ली तक बढ़ती चली गई. ओके, फिर यहाँ से यहाँ और ये वाला हिस्सा गोवा और बॉम्बे, और धीरे धीरे मद्रास और मैसूर तब उनसे डिफरेंट था, अलग था. और फिर उनकी टेरिटरी और एक्सपेंड हुई, क्योंकि लाहौर राजस्थान का कुछ पार्ट था उसमें भी उन्होंने उसको कैप्चर किया. पंजाब, दिल्ली, लखनऊ, बनारस, कलकत्ता, इतना पार्ट भी उनके अंडर में आता था. और उसके बाद लास्ट में ये वाला पार्ट भी उनके अंडर आने लग गया था. तो धीरे धीरे उन्होंने सारे उन राज्यों को और किंगडम्स को एनेक्स किया जो कि ज़्यादातर शिप्स जहाँ पर रुक सकते थे, पोर्ट्स थे जो कि समुद्र तट के पास हुआ करते थे. ओके, एंड हियर इज द नेक्स्ट स्लाइड. सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन. न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करने का मतलब एक नई गवर्नमेंट बनाना और उसके नए रूल्स और रेगुलेशंस को स्टैब्लिश करना ऑल ओवर द कंट्री के अंदर. ब्रिटिश टेरिटरी वॉज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसी.
उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड कर लिया और उसको नाम क्या दिया, प्रेसिडेंसी, कि अब इंडिया की प्रेसिडेंसी किसके हाथों में रहेगी और कौन उसको कंट्रोल करेगा। देयर वर 3 प्रेसिडेंसी, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। ईच वॉज रूल्ड बाय अ गवर्नर, और हर एक का एक डिफरेंट गवर्नर हुआ करता था जो वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन बनाएगा और स्टैब्लिश करेगा। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज गवर्नर जनरल, और इन तीनों का सुप्रीम जो होता था वो कहलाता था गवर्नर जनरल। वॉरेन हेस्टिंग जो थे उस टाइम पे, ये है उनकी पिक्चर, वॉरेन हेस्टिंग द फर्स्ट गवर्नर इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स नोटेबली इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस, और उन्होंने काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स और रेगुलेशंस निकाले थे उस टाइम पर जब ये 3 अलग गवर्नर और डायनेसीज बनी थी ऐसे डिफरेंट करके। फ्रॉम 1772 और न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वो स्टैब्लिश, और 1772 से जस्टिस के लिए मतलब इंसाफ के लिए एक डिफरेंट सिस्टम बनाया गया, स्टैब्लिश। ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव 2 कोर्ट्स, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 कोर्ट्स होंगे, एक होगा क्रिमिनल कोर्ट, फौजेदारी अदालत जिसको कहा जाता था हिंदी में, एंड सिविल कोर्ट, दीवानी अदालत हिंदी में कहते थे। ओके, उसके बाद मौलवीज एंड हिंदू पंडित इंटरप्रेट इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हु प्रिसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट, और जो मौलवी थे और हिंदू पंडित से उन्होंने इस चीज़ को लेकर इंटरप्रेट किया और उन्होंने कहा कि वो ऐसे लॉज को और यूरोपियन लॉज को नहीं मानते जो कि उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उनके जो कोर्ट्स बनाए गए हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर लोगों की अपनी अपनी डिफरेंट मान्यताएं थी, रिलीजन थे और सिस्टम थे, अपने रूल्स और रेगुलेशन थे अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ को चलाए रखने के लिए। ओके, द क्रिमिनल कोर्ट वे स्टिल अंडर अ काजी, जो क्रिमिनल कोर्ट था वो फिर भी जो काजी होते थे और मुफ्ती होते थे जो कि डिसाइड करते थे कि इंसान ने क्राइम किया है या नहीं किया है, वो उन्हीं के अंडर में था, बट अंडर द सुप्रीम सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर। लेकिन जो ब्रिटिशर्स का कलेक्टर था वो उसको सुपरवाइज करता था, उस पर ध्यान रखता था। अगर उसको कोई चीज़ सही नहीं लगती थी, उसके हिसाब से नहीं होती थी, तो इनके डिसीजंस को वो खुद ही चेंज कर देता था। मतलब एक तरीके से ये उनके पपेट बैठे हुए थे जो उनके अंडर में काम किया करते थे। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। ब्राह्मण पंडित गेव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन फॉर लोकल लॉज बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ द धर्मशास्त्रा, और जो ब्राह्मण पंडित थे उन्होंने डिफरेंट इंटरप्रिटेशन किया। उनका मानना यह था कि उनके धर्मशास्त्र के हिसाब से उनके स्कूल्स के अंदर डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जाता है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, और आप अपने एक डिफरेंट लोकल लॉज उनके ऊपर एक तरीके से थोप रहे हो, स्टैब्लिश कर रहे हो ज़बरदस्ती। To bring about uniformity, 1775, 11 Pandits were asked to comply a digest of Hindu law and be Helen translate this digest into English। 1775 के अंदर जो 11 पंडित थे उन्होंने जाकर हिंदू लॉज के बारे में ब्रिटिशर्स को समझाना ज़रूरी समझा, और एन हेल्डेन जो थे उन्होंने उनकी बात को ट्रांसलेट किया, मतलब हिंदी से इंग्लिश में वो ट्रांसलेट कर कर ब्रिटिशर्स को वो चीज़ समझा रहे थे। 1778 a code of Muslim laws was also compliant for the benefit of European judge, और 1778 के अंदर कोड ऑफ मुस्लिम लॉज भी नाम से एक स्टैब्लिश किया गया, जिसके अंदर मुस्लिम जो लोग थे और मुस्लिम जो रिलीजियस के लोग थे उनके लिए डिफरेंट थोड़े लॉज बनाए गए और हिंदुओं के लिए डिफरेंट लॉज बनाए गए। बेनिफिट्स ऑफ यूरोपियन जज, यूरोपियन जज के बेनिफिट्स के लिए। ओके, Under the Regulating Act 1773, a new Supreme Court was established, while a Court of Appeal, सादर निज़ामत अदालत इसका नाम था, सादर निज़ामत अदालत नाम से एक कोर्ट ओपन किया गया जो कि था सुप्रीम कोर्ट, जो कब खुला था, द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर वॉज ऑल्सो सेटअप इन कैलकटा, और उसे कैलकटा में ही ओपन किया गया क्योंकि सबसे पहला रूलिंग पॉइंट कौन सा था ब्रिटिशर्स का, कैलकटा। कलेक्टर वॉज अ प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट, और जो कलेक्टर था वो क्या होता था, प्रिंसिपल फिगर होता था, मतलब कि उसके बिना या उसकी मर्जी के बिना कोई चीज़ नहीं होती थी। हिज मेन जॉब वॉज टू कलेक्ट रेवेन्यू, पहला काम होता था उसका मेन कि रेवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्स कलेक्ट करना, एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट, अपने डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। विद द हेल्प ऑफ जज, वहाँ पे जज थे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगाज,
जो कि वहां पर स्टैब्लिश किए गए थे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए। हिज ऑफिस द कलेक्ट्रेट बिकम द न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पैटर्नॉग स्टेडिंगली रिप्लेस प्रीवियस होल्डर्स ऑफ अथॉरिटी। और उसका जो ऑफिस था वो एक नया सेंटर बन गया था, किस चीज़ का? पावर का, क्योंकि वहीं से सारे लॉ एंड ऑर्डर बनते थे, वहीं जाके रेवेन्यू कलेक्ट होगा, वहीं जाके टैक्स होगा, वहीं से लॉ एंड ऑर्डर निकाले जाएंगे और वही स्टैब्लिश करेगा। ओके और प्रीवियस अथॉरिटी के उसको इस तरह से रिप्लेस कर दिया गया कि अब तुम्हारे पास पावर नहीं है, पावर होगी सिर्फ कलेक्ट्रेट के पास। ओके Here is the next slide. The company army, the 18th century, when Mughal successor state like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies and training them professional soldiers. 18th century के आते आते क्या हुआ था, जो मुगल सक्सेसर थे जैसे कि अवध और बनारस, वो मर्चेंट्स और पेसेंट्स को रिक्रूट कर रहे थे अपनी प्रोफेशनल आर्मी बनाने के लिए। ओके द ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड द सेम मेथड व्हेन इट्स बिगेन रिक्रूटिंग फॉर इट्स ओन आर्मी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यही सेम मेथड इस्तेमाल किया, उन्होंने भी पेसेंट्स और मर्चेंट्स को अपनी आर्मी में ऐड कर लिया और इनको रिक्रूट कर दिया और ट्रेनिंग देने लग गए, विच केम टू बी नोन एज द सिपॉयज आर्मी। और उन्हें सिपॉयज आर्मी कहा गया, जो कि इंडियन सोल्जर्स हुआ करते थे। फ्रॉम इंडिया वर्ड सिपाही, जिसका मीनिंग था एज वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम द 1820, जैसे कि 1820 में टेक्नोलॉजी चेंज हुई, द कैलवरी रिक्रूटमेंट ऑफ द कंपनी आर्मी डिक्लाइन। तो कैलवरी जो थी वो रिक्रूटमेंट धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गई, क्योंकि सोल्जर्स की ज़रूरत कम पड़ती थी। अब मशीन गन्स आने लग गई थी जिसको एक ही सोल्जर चला सकता था, बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन बुर्मा, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर बुर्मा, अफगानिस्तान और इजिप्ट से पहले से ही लड़ाई कर रही थी। एंड वेयर सोल्जर्स वेयर आर्म्ड विद मस्किट्स एंड मैच लॉक्स, और वहाँ पर सोल्जर्स मस्किट और मैच लॉक्स के साथ जाया करते थे, और इंडिया से भी सोल्जर्स को भेजा जाता था उनकी वॉर्स में लड़ने के लिए। ओके द सोल्जर्स ऑफ द कंपनी आर्मी हैड टू कीप pace and changing military equipments and its infirmary regiment now because more important। और कंपनी के जो सोल्जर्स थे उनके लिए ज़रूरी था कि वो अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स और इन्फेंट्री को रेगुलरली चेंज करते रहें, उनको साफ करते रहें, रेगुलर फॉर्म में चलाते रहें, ताकि वो वर्केबल पोजीशन के अंदर रह सकें। इन दी अर्ली 19th century द ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। और उसके बाद 19th century के आते आते ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यूनिफॉर्म पहनाना शुरू कर दिया सोल्जर्स को। सोल्जर्स वेयर इंक्रीजिंगली सब्जेक्ट टू यूरोप, वो यूरोपियंस जैसे ही दिखने लग गए थे। स्टाइल ट्रेनिंग, ड्रिल एंड डिसिप्लिन, ठीक है, उनके लिए स्टाइल ट्रेनिंग कही गई कि उनको किस तरीके से खड़े रहना है, किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से अपने ऑफिसर्स को जवाब देना है, वो सारी चीज़ें उनको सिखाए जाने लगे। ड्रिल कराने लगे, मतलब हथियारों को चलाने की प्रैक्टिस, डिफरेंट चीज़ों की प्रैक्टिस। एंड डिसिप्लिन और रूल्स और रेगुलेशंस उनके लिए एस्टैब्लिश किए गए, दैट रेगुलेट देयर लाइफ फार मोर देन बिफोर। और उनकी लाइफ इस तरीके से बिल्कुल ही ओके द ऑफन दिस क्रिएट प्रॉब्लम सिंस कास्ट एंड कम्युनिटीज फीलिंग अनफेयर इन बिल्डिंग अ फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर्स। इसमें क्या था, जो कास्ट और कम्युनिटीज थी जहाँ पर सोल्जर्स को एक साथ रहना पड़ता था, एक साथ खाना पड़ता था, एक ही जैसे यूनिफॉर्म, हथियार यूज़ करना, एक ही फोर्स में लड़ना, तो वहाँ पर उनकी जो कास्ट और कम्युनिटीज़ की जो रूल्स और रेगुलेशन थे जिनको मानते थे, मान्यताओं को मानते थे, उनका मानना ये था कि वो लोअर कास्ट के साथ ना बैठ सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना उनको छू सकते हैं। अनटचेबिलिटी कास्ट जो होती थी, तो उन्हीं के साथ उनकी जो सोल्जर फोर्स थी वो बनाई गई थी कि अब आपको इन्हीं के साथ काम करना होगा। ओके देन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि उनकी जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ थी वो उन्हें इन चीज़ के लिए अलाउ नहीं करती थी, और उस चीज़ से प्रॉब्लम ये क्रिएट होती थी कि उनके बीच में कस्टमाइजेशन जो था, उनको जो बनाया गया उन फोर्सेस को, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी उनके अंदर, उनकी कास्ट और कम्युनिटीज़ की कस्टम्स की, रिलीजियस एक्टिविटीज़, प्रैक्टिसेस, रूल्स और रेगुलेशंस। ओके Here is the last slide. The East India Company was transformed from trading company to territorial colonial power. जैसे कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही जाना था, एक क्वेश्चन
कि एक ट्रेडिंग कंपनी कैसे एक कॉलोनियल पावर, एक टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर बदल गई, वो चेंज हुआ था इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू में से। और उस वजह से क्या हुआ, जो एक ट्रेडिंग कंपनी थी कभी, वो फिर हमारी कंट्री की टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर बन गई। द अराइवल ऑफ स्टीम टेक्नोलॉजी, जो स्टीम टेक्नोलॉजी थी, मतलब कि भाप से जो इंजन चला करते थे उनको लाने वाले भी ब्रिटिशर्स थे। उन्होंने उससे स्टीम इंजन बनाए थे जो ट्रेन को खींचते थे, स्टीम शिप्स के लिए इंजन बनाए थे जो शिप्स को चलाते थे, पानी के जहाज़ों को चलाते थे। क्योंकि उसके बाद अर्ली 19th सेंचुरी में उन्होंने उन इंजन्स का शिप्स के अंदर यूज़ करना शुरू किया। तो पहले जो कि डिस्टेंस था जिसमें 6 से 8 महीने लगते थे ब्रिटिश लैंड से इंडिया पहुंचने के लिए, उसमें फिर 3 हफ्ते कम लगने लगे। और उस वजह से क्या हुआ, और ज़्यादा ब्रिटिशर्स इंडिया आने लगे और उनके फैमिली मेम्बर्स भी उनके साथ आने लग गए। By 1857, the company came to exercise direct rule over about 63% of the territorial and 78% of the population of the Indian subcontinent। 1857 के आते आते इंडिया का जो कि 68% टेरिटोरियल पार्ट था, मतलब कि ज़मीन, उसको कंट्रोल करने वाले ब्रिटिशर्स बन गए। और उसमें रहने वाली 78% पॉपुलेशन जो थी वो भी उन्हीं के कंट्रोल में थी, उन्हीं के अंडर में थी, उनके बनाए हुए रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते थे। ओके, दोज कंबाइंड विद इट्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द रिमेनिंग टेरिटोरियल, और जो बची हुई रिमेनिंग टेरिटोरियल थी उस पे उनका इनडायरेक्ट कंट्रोल था, मतलब कि वो राजा महाराजाओं के कंट्रोल में थी, लेकिन वो भी क्या थे, उनके पपेट रूलर थे जो कि उन्हीं के अंडर में काम करते थे। ओके, एंड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली द होल ऑफ इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल। और इस तरीके से देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंट्री की कंपनी के अंडर में पूरी की पूरी कंट्री ही उनके कंट्रोल में थी। ओके, देन यहाँ आपका चैप्टर होता है खत्म। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके।